जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसी में इंक्लूडेड हमारा मिसलिनियस टॉपिक रहेगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा बहुत पूछी गई हैं। चैप्टर हम पूरा नहीं कवर करेंगे, जो मेन चीज़ें वो पूछी गई उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिए कि जितने भी हमने आपको अभी तक जितनी क्लासेस हमारी केमिस्ट्री की हुई हैं उनकी वीडियो को अच्छे से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम अपना जो है पीवाईक्यू लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको ये तब मजा आएगी कि जो टॉपिक ने आपने पढ़ा है उससे पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू करने बड़ा मजा आने वाला है। और आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहां पर कर लेंगे, केमिस्ट्री वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन आपको वहां पर आ जाएंगे। तो जब अच्छे से वीडियो देखिए ताकि जब पीवाईक्यू करें तो आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और उसके ऑप्शन टिक करेंगे मेरे कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? तो इसलिए जो है अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। सारे वीडियो अच्छे से एक करके देखिए, उसको जो नहीं देख पाए छूट गए उनको भी देखिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे पहला हमारा है मिसलेनियस टॉपिक है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब हमारा यहाँ पे मेडिसिन से भी है, ठीक है। मेडिसिन यानी दवाइयां, तो उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखते हैं, देखो क्या होता है। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ तो उसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो स्टेटमेंट मैंने उठा लिया, वो स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं। ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास से केमिकल्स बने होते हैं। सम ड्रग्स विच आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आर कॉल्ड मेडिसिन। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन उसकी रोकथाम के लिए, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेडिसिन बोला जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, ऐसा आएगा तो आपको एक पॉइंट आप पढ़ा है। तो ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है कि जो ऐसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल बीमारी की डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। A medicine is a chemical substance which cure the disease, is safe use, has negligible toxicity and does not cause addiction। जो मेडिसिन होता है इसमें डिजीज को एक क्योर करता है और इसमें किसी प्रकार की कोई नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी यानी कोई जहरीलापन इसमें नहीं होता है। और डज नॉट कॉज एडिक्शन, इससे कोई इसकी लत नहीं पड़ती है, ठीक है, एडिक्शन नहीं होती है। कॉन्ट्रास्ट, अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्सो क्योर दी डिजीज। ड्रग्स भी क्या करता है? ये डिजीज को क्योर करता है, लेकिन हैबिट इसकी हो जाती है तो इसकी एडिक्शन हो जाती है, सीरियस साइड इफेक्ट। तो अगर कोई बट इसका एडिक्ट हो जाता है, इसको लगातार लेने लगता है, ठीक है, तो एडिक्शन मतलब हो जाता है उस चीज की लत लग जाना, बार मतलब उस चीज की एकदम इच्छा हो जाना, हमें खाना ही खाना है, तो उसे कहते हैं एडिक्शन। तो वो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, और उसके बड़े नुकसान होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रग्स आता है। तो मेडिसिन का एडिक्शन नहीं होता है, जबकि ड्रग्स जो चीज का एडिक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड, जिसका एडिक्शन हो जाएगा तो हमारा ड्रग्स कहलाएगा, वो मेडिसिन नहीं कहलाएगा। दोनों जो है डिजीज को क्योर करती हैं, लेकिन जिसका एडिक्शन हो जाता है वो ड्रग्स बन जाता है, जिसका एडिक्शन नहीं होता वो हमारा मेडिसिन के अंदर रहेगी, ठीक है ना। तो अभी ये स्टेटमेंट क्लियर रखना। बाकी इसमें जो है जो दवाइयां हैं, पहला एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक तो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और पायरेटिक मतलब होता है लो अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। तो एंटीपायरेटिक यानी जो टेम्परेचर के, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करती है, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड पायरेटिक मीन्स पेनरेटिंग टू ऑफ फीवर। पेनरेट मतलब जो है आपका है वो कह सकते हैं हाई टेम्परेचर को लो करना है, यानी एंटी पायरेटिंग है जो क्या करेगा? फीवर को लो करता है। दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर, दैट इज दे ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, जो है ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर
ऑफ हाई फीवर, जो हाई फीवर आपका होता है, बॉडी का टेम्परेचर बड़ा होता है, उसको घटाने का काम करता है। तो अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, जो अगेंस्ट हाई फीवर के काम करता है कौन? एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक जो होता है वो अगेंस्ट हाई फीवर काम करता है, टेम्परेचर को लो करता है। यूज एंटीपायरेटिक्स आर, अब देखिए एक तो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स, तो जो क्या करता है, फीवर को, हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं क्या? एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा कि आपको दवाई के नाम दिए गए हैं, ठीक है, उसमें बताना है कि एंटीपायरेटिक है या नहीं है, ये पहचानना। तो इसमें पहला होगा एस्प्रिन, क्रोसिन, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल बहुत यूज होता है, ठीक है, फेनासेटिन, एनाजीन, नोवालजीन एक्सेट्रा। तो ये जो नाम दिए गए हैं, नोवालजीन, एनाजीन, एनालजीन, ठीक है, पैरासीटामोल, आइब्रूफेन, क्रोसिन और एस्प्रिन, तो जो दवाइयों को जो नाम दिए गए हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और बताना इसमें कौन सा एंटीपायरेटिक है या कौन सी दवा एंटीपायरेटिक नहीं है। तो आपको थोड़े से नाम पता होने चाहिए, जर्नल नाम ही पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे कि पहला होता है व्हाट इज एंटीपायरेटिक और दूसरा आपका बनेगा कि ये मेडिसिन एंटीपायरेटिक है या नहीं है। तो आपको इसके नाम याद होने चाहिए। दूसरा एनाल्जेसिक, अगला है एनाल्जेसिक। तो एनाल क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एनाल्जेसिक होता है, क्या काम करता है? रिड्यूस पेन, रिड्यूस पेन। तो ये पेन को कम करने का काम करता है। एनाल्जेसिक जो होगा वो दर्द को घटाने का काम करेगा, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ कह रहा है कि जो एनाल्जेसिक होता है बिना हमारी बॉडी को ये इम्पेयरमेंट किए, मतलब कि अनकॉन्शियस किए, बिना बॉडी पे कोई इफेक्ट डाले, बिना बॉडी पे हमारे इफेक्ट डाले, ये क्या करता है? कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं होगा या और कोई समस्या, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमारे नर्वस सिस्टम को कोई फर्क नहीं डालेगा और हमारे दर्द को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, पेन को रिड्यूस कर देता है। कौन? एनाल्जेसिक। अब देखिए जैसे दर्द भी होता है तो दर्द में भी हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो बुखार है तो बॉडी में पेन होगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी में पेन भी होगा। जैसे बोलते हैं हरारत हो गई, हमको हरारत महसूस हो रही है, तो उसमें बुखार भी होता है और दर्द भी होता है, तो पैरासीटामोल भी खाते हैं तो बुखार भी कम होता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो दर्द और फीवर दोनों में काम आती हैं। तो जैसे देखिए एस्प्रिन, अभी एस्प्रिन उसमें भी था, यहाँ भी है। पैरासीटामोल हो गया, मॉर्फिन हो गया। देखो मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एन ओफ्यूम एल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मॉर्फिन जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस प्लांट से ऑब्टेन होता है? तो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है। एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे अभी तक जितने वीडियो में पढ़ाया हूँ वो पूरा मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 20 ईयर का पूरा एनालिसिस करके वो तैयार करके मैं बनाया हूं उसको, नोट्स को, और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो भी स्टेटमेंट वहां बने थे, कैसे स्टेटमेंट बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे जनरेट किए गए हैं। तो अगर आपको पढ़ते हैं तो अच्छे से करेंगे तो आपको 100% आपको उसमें हेल्पफुल होगा। तो मॉर्फिन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि मॉर्फिन जो आपकी है या जो ओफ्यूम है, अफीम जिसे बोलते हैं, वो किससे मिलता है, कौन से प्लांट से बनता है, कौन से पॉपी प्लांट से बनता है। किससे बनता है? पॉपी प्लांट से बन सकता है। तो बायो का भी क्वेश्चन होगा और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक एडिक्टिव एनाल्जेसिक, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी ओपियम पॉपी। तो कहां से मॉर्फिन जो होता है ये नार्कोटिक होता है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स कहलाता है, एनाल्जेसिक है, यानी कह सकते हैं ड्रग्स के रूप में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। किससे होता है? ओपियम पॉपी से ऑब्टेन होता है, पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मॉर्फिन जो होता है वो किस प्लांट से? पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये आपको याद रखना, जिसको ओपियम भी बोला जाता है। अगला होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता है, एंटी मतलब जो अगेंस्ट, बायोटिक मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट काम करता है, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। दीज आर दीज केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और इवन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, उसको पैदा नहीं होने देगा, या फिर कह सकते हैं कि उसको खत्म कर देगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा या उसको खत्म कर देने का, दोनों के लिए काम करता है कौन? एंटीबायोटिक। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो याद रखना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी एक तरह का ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये दवा बनाते हैं, इसलिए इसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लोहे को लोहा काटता है, तो सेम एज इट इज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। पेंसिलिन वॉज द फर्स्ट, या पेंसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, पेंसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेंसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो बनाई गई थी। किसने खोज की थी भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। तो नाम याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेंसिलिन की खोज जो है किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। और ये पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, पेंसिलिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फंगस। ठीक है, किससे बनती है, फंगस से हमें ऑब्टेन होते हैं। पेंसिलिन जो है फंगस से हमें ऑब्टेन होता, पूछ सकता है पेंसिलिन किससे मिलती है, तो फंगस से। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सिन आर द bacterial sites killing antibiotic, whereas the erythromycin tetracycline which is obtained from the bacterium। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो पेंसिलिन है वो फंगस से ऑब्टेन होता है। ठीक है ना, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सिन आर द बैक्टीरियासाइड होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, किलिंग एंटीबायोटिक्स। वेरस एरिथ्रोमाइसिन, नाम याद रखिए, एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासिलीन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो एरिथ्रोमाइसिन कहें, टेट्रासिलीन कहें, सब सारे क्या है, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। याद रखिएगा, तो पेंसिलिन CIN जुड़ा हुआ, जब CIN LIN लगे तो आप समझ लीजिएगा ये आपके जनरली क्या होते हैं, ये आपके एंटीबायोटिक होते हैं जो ऑलरेडी बैक्टीरिया से बने होते हैं। तो आपको याद रखना है, इस पहली एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन थी जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला एंटीसेप्टिक, सुना होगा आपने एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, जो जम्स वगैरह होते हैं उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घाव हो गया है, कहीं जल गया है, कहीं कट गया है, तो ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए, स्किन पर कुछ कट गया है तो वहां पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम, दे आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। तो एंटीसेप्टिक वह होते हैं, कहीं कट गया है, घाव हो गया है, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। कौन, एंटीसेप्टिक जो होते हैं खत्म कर देते हैं। और एक बात ये भी है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, उनको भी हार्मफुल नहीं करते हैं, विदाउट हार्मिंग। ठीक, एग्जाम्पल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, these are not ingested like antibiotics. Other antiseptics are Dettol, Bithinol, tincture, iodine, boric acid, iodoform, solution of phenol। तो ये सारे दिखाए गए एंटीसेप्टिक है। इनको याद रखें, एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनको हम यानी कि खाने के साथ नहीं खाते, उनको हम बॉडी पे लगाते हैं, स्किन पे जहाँ कट गया है वहां पे लगाने का, उसको खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये जो है जैसे इंजेस्टेड नहीं करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लेते हैं इनको हम, ना हम खाने प्रयोग करते हैं, इनको हम लगाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटॉल हो गया, दिया गया है, भी एंटीसेप्टिक है। बिथिनॉल हो गया, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन जर्म्स को खत्म करने के लिए जर्मिसाइड के रूप में टिंक्चर ऑफ आयोडीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंख में कुछ ऐसा हो जाता है तो वहां पर बोरिक एसिड, आंख को साफ करने के लिए, तो वहां पर बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आइडोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं किसमें, सोल्यूशन ऑफ फेनॉल। तो इनका हम इस्तेमाल ये जो बता रहे हैं, जैसे डिटॉल वगैरह हो गया, तो हम बॉडी क्लिनिकली के साथ साथ जो है फ्लोर क्लीनिक के लिए, घर की सफाई के लिए जो होते हैं, जो हमारा घर होता है वहाँ पे जो जैसे टाइल्स वगैरह लगी रहती है, या फिर जो हमारा जो है किचन वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर हम फिनॉल का इस्तेमाल करके, ठीक है, या ठीक जिसे फिनाइल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं उसका, और उसके रूप में, या फिर जो है डिटॉल वगैरह होता है उससे हम साफ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जर्म्स फ्री करने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं क्या, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट उसी का ही लिया गया है कि उसी से जस्ट आगे थोड़ा सा, डिसइंफेक्टेंट जो है, जो मतलब फ्लोर क्लीनिंग के लिए, यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए, जिनका इस्तेमाल जर्म्स फ्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर अप्लाइड टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर,
ड्रेनेज एरियाज, सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट कंटेन फिनाइल 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल में फिनाइल, जिसमें 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है, फिनॉल का 1% इसमें होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो फ्लोर होते हैं, फ्लोर क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल क्लीन करने के लिए, सर्जरी ऑब्जेक्ट क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल में है फिनाइल। अगला आता है सल्फा ड्रग्स। ठीक है, सल्फा ड्रग्स होता है, तो ये भी जो है दीज ड्रग्स कंटेन सल्फ, खुद ही बोला सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन से दो ड्रग्स बनता है, जिसको सल्फा ड्रग्स कहता है। एग्जाम्पल में सल्फा पायराडीन एक एग्जाम्पल है, दूसरा आपका है सल्फा डाइजीन, सल्फा गुनाइडीन एंड सल्फा थायोजोल। तो ये देखिए, अब देखो इसमें तो हमको पहचान, इसमें से कौन सा सल्फा ड्रग है हमें पहचानना है। तो इसमें जनरली जो दवाइयां हैं सल्फा पायरिडीन, सल्फा डायाजीन, सल्फा गुनाइडीन, सल्फा थायोजोल, these are the some important sulfur drugs हैं। these are effective against bacterial infection। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, जैसे दाद वगैरह कहते हैं ना, दाद हो गया, रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है, या जो है स्किन से संबंधित कोई डिजीज हो जाती है, जो है चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो स्किन पे हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सल्फा नाइलामाइड was the first sulfur drugs prepared in 1908। ये आपका पहला सल्फा नाइलामाइड जो ड्रग्स था, इसके जो है पहला जो खोज की गई थी ये 1908, तो पहला आपका सल्फा ड्रग्स है। तो सल्फा ड्रग्स जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। जब स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सल्फा ड्रग्स जो कौन कौन से आपको याद रखना है, 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं। अगर उस किसी भी जो उसमें सल्फा वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो सल्फा जो है ड्रग्स है जो सल्फर और नाइट्रोजन से बना होता है। एनेस्थेसिया, नेक्स्ट हमारा एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया का मतलब है बेहोशी से संबंधित है, बेहोशी संबंधित है। तो एनेस्थेसिया का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सर्जरी से पहले, ऑपरेशन करने से पहले, सर्जरी से पहले व्यक्ति को एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है ताकि उसकी सर्जरी को सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा सके, तब उसके लिए ऐसा किया जाता है। तो उसमें भी कौन सी दवा दी जाती है जो है उसको बेहोश करने के लिए, उसके बारे में समझते हैं। दीज ड्रग्स आर सीज द सेंस ऑर्गन्स दस आर गिवन ड्यूरिंग द मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। तो मेजर सर्जिकल ऑपरेशन समय दी जाता है जो सेंस ऑर्गन को सीज कर देता, कुल मिलकर बेहोश करने के लिए। द फर्स्ट एनेस्थेसिया डाईएथिल, याद रखिए, द फर्स्ट एनेस्थेसिया दैट इज डाईएथिल ईथर का इस्तेमाल करते थे, डाईएथिल ईथर का इस्तेमाल करते थे, वह विलियम मॉर्टन इन 1846 में इसका इस्तेमाल करते थे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डाईएथिल ईथर क्या है, एक तरह का जो है एनेस्थेसिया में इसका इस्तेमाल कर, बस इतना आपको याद रखना है कि डाईएथिल ईथर जो है वो एक तरह का एनेस्थेसिया देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है, बाकी कोई ये डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बाय जेम्स सैमसन बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। तो अभी बता दिया डाईएथिल ईथर को पहले इस्तेमाल करते थे, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे। क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका भी इस्तेमाल एनेस्थेसिया के लिए देने के लिए इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में डोज हो जाती है तो व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस कर दिया किसने, किसने किया, ईथर ने। किसने कर दिया, ईथर ने। तो अब उसकी जगह पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे ईथर दिया जाने लगा, क्योंकि ईथर जो है कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म लेस टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है, या कम फर्क पड़ता है बॉडी पर, उसका ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड यूज्ड एज एनेस्थेसिया आर कोकेन, डाइजापाम, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, पेंटोथेल, सोडियम। तो ये सारे आपको बताया गया है कौन कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज आपको जो है एनेस्थेसिया
देने के लिए जो दो, तो इसमें आपको याद रखना है डाई एथिल ईथर को हम यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को पहले इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कहने का मतलब है ये, और ईथर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सूंघाओगे तो हंसेगा, और सूंघा दिए तो बेहोश हो जाएगा, और सूंघा दिए तो मर जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये भी आपका एक तरह का एनेस्थेटिक प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, एनेस्थेसिया क्या होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट यहां पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर आप चलाते हैं तो कंप्यूटर में जब वायरस एंट्री हो जाती है तो कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो क्या करते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। सेम एज इट इज क्या होता है, हमारे स्टमक में, हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसमें कौन सी पाई जाती है एसिड, HCl पाई जाती है। क्या पाई जाती है, HCl पाई जाती है। तो जब हम क्या होता है ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ज्यादा खाना खाने से क्या होगा, ठीक है, HCl ज्यादा रिलीज हो जाएगी, HCl एक्सेस मात्रा में हो जाएगी, और एक्सेस मात्रा में जब HCl हो जाएगी जिससे हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, जिससे हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी। तो जब HCl की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एक्सेस मात्रा में रिलीज हो जाती है, तो हमें हो जाती है एसिडिटी हमारे स्टमक में, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है। ठीक है, जिसे हम बदहजमी बोलते हैं, कह सकते हैं, तो जलन होने लगती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंटा एसिड के रूप में कर देते हैं। जो अब एंटा एसिड क्या करेगा, यानी कि आपका एसिडिक है तो उसको बेसिक करना होगा, न्यूट्रल करना होगा, तो उसके लिए हम एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जनरली आपने सुना होगा इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो जो होता है अगर हम कहें, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा, नाम उसको दे दिया गया इनो, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको आराम मिल जाता है। देखिए, दीज ड्रग्स यूज्ड रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टमक, न्यूट्रलाइज कर देता है इसको। Metal hydroxide such as aluminum and magnesium hydroxide do not increase the pH above neutrality, so these are better antacid than sodium hydroxide carbonate। याद देखिएगा, तो जनरली हम अगर पूछें कि एंटा एसिड, तो देख लेंगे कम से कम 20 सालों के पेपर में बता रहा हूं 7 से 8 बार पूछा गया है इसको। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और जिसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 10 के आसपास होता है, इसका पीएच लगभग 10 के आसपास होता है, और इसको हम यूज करते हैं किस फॉर्म में, एंटा एसिड के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, MgOH होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, एक बार पूछा गया इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किस कंपाउंड को जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा भैया ये ऑप्शन में रहा, MgOH का होल ट्वाइस कहता है। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच मान लगभग 10 के आसपास। ठीक है, एंटा एसिड इसमें से कौन सा एंटा एसिड है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हो सकता है ये वाले इसमें रहे, हो सकता है कि कंपाउंड में लिखा रहे तो MgOH का होल ट्वाइस ऑप्शन में रहे। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम PVIQ डिस्कस करें तो आपको खुद ही मिलेगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इसको, जो एसिडिटी को क्या कर देता है, हमारे स्टमक के एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्लोजिव। अब देखिए इसमें एक्सप्लोजिव मतलब होता है कि जो, मतलब एक्सप्लोजिव कह सकते हैं कि जो बम वगैरह है जिनको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारी आर्मी, डिफेंस आर्मी उसको इस्तेमाल करती है, तो वो कैसे, इसमें कौन कौन से क्या क्या कंपाउंड मिला जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से किस में क्या क्या चीजें आती है, इसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सप्लोजिव क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच कंबशन प्रोड्यूस एक्सट्रीम हीट एंड एनर्जी विद स्ट्रॉन्ग क्रैकिंग साउंड। ठीक है, एक्सट्रीम हीट एंड लाइट एनर्जी विद स्ट्रॉन्ग क्रैकिंग साउंड, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव। They consist of pure compound like TNT
अब टीएनटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ट्राई नाइट्रोटाउलिन। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटाउलिन, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। एक्सप्लोजिव कैन बी क्लासिफाइड प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव एंड टेरिटरी एक्सप्लोजिव। तो हमारा एक्सप्लोजिव जो होता है, जो हीट और लाइट के साथ स्ट्रॉन्ग क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव जो होता है बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जिसमें आपका टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटाउलिन होता है, या मिक्सचर ऑफ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव जो है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। देखो इसमें पहला हमारा है टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोबेल्स ऑयल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोबेल ऑयल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, पूछ सकते हैं कौन से कंपाउंड से बना होता है, तो एक तो नाम ये हो गया, इसको हम नोबेल ऑयल के नाम से भी इसको जाना जाता है, टीएनजी। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आपका देखो क्या क्या चीजें, H2SO4, ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और क्या है, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन आपका है, ग्लिसरीन। इट इज एन ईस्टर, तो क्या है, H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 और ग्लिसरीन को मिल करके, ठीक है, इट इज एन ईस्टर होता है। इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड यूज इन मेकिंग डायनामाइट, इन्वेंटेड इन 1946। तो ऑयली होता है, और इसका इस्तेमाल जो हमारा टीएनजी, इसका इस्तेमाल हम डायनामाइट बनाने में भी करते हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लिसरीन इज H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 और ग्लिसरीन से मिलकर बना होता है, और इसका इस्तेमाल हम डायनामाइट बनाने के लिए भी करते हैं। अगला देखिए, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटाउलिन। अब देखो इसमें क्या है, द रिएक्शन ऑफ टाउलिन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। तो क्या क्या लिया गया है, क्या है, यहाँ पे टीएनटी बनाना है, तो फिर वही कहानी, टाउलिन। टाउलिन का मतलब होता है, अगर बेंजीन पे लगा है CH3 से बोलते हैं टाउलिन, बेंजीन पे लगा है CH3 क्या बोलते हैं इसको, टाउलिन। और इसके साथ में क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा, कंसंट्रेटेड आपका कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा। और ये जो है आपका नेक्स्ट एक्सप्लोजिव है जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका जो एक्सप्लोजिव है, ठीक है, इसको हम फ्रिक्वेंटली, मतलब अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, टाउलिन का, ठीक है, टीएनटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें टाउलिन प्लस H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो कहने का मतलब टीएनजी है तो खाली उसमें ग्लिसरीन ऐड हो गया है, टीएनटी है तो टीएनटी H2SO4 है तो HNO3 तो है ही, खाली इसमें क्या हो गया, टाउलिन ऐड हो गया है, ठीक है ना। अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव यानी आरडीएक्स। तो आरडीएक्स सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, आतंकवादी हमला होता है, यहाँ पे इतना आरडीएक्स बरामद हुआ है, इतने आरडीएक्स निकले हैं, यहाँ पे इतना आरडीएक्स पाया गया है, तो ये सब चीजें आप बार बार सुनते रहते हैं। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, जिसको हम आरडीएक्स बोलते हैं। केमिकली इट इज, इसका नाम होता है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमीन, जिसको हम जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। हेक्सोजन के नाम से इसको जर्मनी में जाना जाता है, T4 के नाम से इसको इटली में जाना जाता है, ठीक है ना। इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द हेनिंग 1899, ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक एक्सप्लोडर। तो इसको हम प्लास्टिक एक्सप्लोडर के नाम से भी जानते हैं। तो प्लास्टिक एक्सप्लोडर के नाम से जानते हैं, जर्मनी में इसे हेक्सोजन के नाम से जानते हैं, अमेरिका में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, इटली में इसे T4 के नाम से जाना था, किसको, आरडीएक्स को। इट इज वेरी पावरफुल एक्सप्लोजिव एंड कैन बी यूज्ड प्योर और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन प्लास्टिक सब्सटेंस लाइक पॉलीब्यूटेनिक एक्रिलिक एसिड इज एडेड टू द आरडीएक्स, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव कहता है, PBE। तो प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव का नाम जाता है जब इसमें प्लास्टिक ऐड कर देते हैं तब। द एक्सप्लोजन एनर्जी इन नॉर्मल आरडीएक्स इज नियरली 1510 किलो कैलोरी। व्हेन सम ऑफ द एल्युमिनियम पाउडर इज एडेड टू आरडीएक्स, एक्सप्लोजिव C4 इज ऑब्टेन्ड विच इज डेडली डिस्ट्रक्टर क्रैकर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बात यह पता होना चाहिए।
अमेरिका में, जर्मनी में, या पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा नाम नहीं है, तो साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4 या कोई और नाम दे दिया जाए, या प्लास्टिक एक्सप्लोडर दे दिया जाए। ये चारों हैं, दो नहीं है, क्या हो सकता है? इस तरह से आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसको प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव के नाम से भी जाना जाता है। नाम आपको याद रखने हैं कि अगर पूछा जाए तो आप बस RDX को और क्या कहा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कंट्री कौन सा है, ये नहीं कभी पूछा गया, लेकिन आपको याद आता है कि अगर मान लीजिए कि क्यों इसको अलग नाम से दिया जाता है, तो नाम आपको अमेरिका में नाम से जाता है तो उसका नाम अलग अलग है, क्यों रखा गया है, तो इसलिए। ठीक, अगला है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। अब सीधे क्या होगा, फिर TNP बनाना, तो फिर वही कहानी। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है? फिनॉल, फिनॉल बेंजीन पे लगा दे, फिनॉल हो गया। फिर वही कहानी, इसका हो गया HNO3, H2SO4 आपका है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो आप देख रहे होंगे बार बार मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी नाम फिनॉल है तो फिनॉल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसके बाद अगर टाउलिन है तो टाउलिन का इस्तेमाल कर रहा हूं। TNT बोला ने, ट्राई नाइट्रोटाउलिन, तो टाउलिन का इस्तेमाल किया। TNG बोला, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो वहां पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया। फिनॉल बोला, TNP बोला, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो वहां फिनॉल का इस्तेमाल किया। बाकी H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 सब में इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिएगा TNP को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये NO2 लगा देंगे आप इसको, ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है इसको, अल्ट्रा एक्सप्लोडर एक्सप्लोसिव होता है ये। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या पूछ सकते हैं पिक्रिक एसिड क्या है, एक तरह का एक्सप्लोसिव है भी आप बता सकते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगला आता है डायनामाइट। तो इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल की थी 1963 में। तो अल्फ्रेड नोबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही आपको नोबेल प्राइज जो दिया जाता है, उसके जो शुरुआत जो की थी वो इन्होंने की थी 1863 में। इनको जो अल्फ्रेड नोबेल ने ही जो है इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज चलता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने की, याद रखना। 3 पार्ट्स नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें जो इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का जो है 3 पार्ट रहेगा, 3 पार्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, 1 पार्ट ऑफ डाई एटोमियस अर्थ, यानी जिसको बोलते हैं किल्सगुड़, एंड स्मॉल मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज द ब्लास्ट पर्पज ऑफ इन माइंस। तो डायनामाइट का इस्तेमाल जनरली क्या होता है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है उसको तोड़ना है, पहाड़ को तोड़ना है, जमीन के अंदर में जो है उसको अगर माइंस की अगर खुदाई करनी है, उसको वहां पर एक्सप्लोर, तो वहां पे डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग होता है। डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने की, आपको याद रखना है। डायनामाइट एक तरह का एक्सप्लोजिव, याद रखना है। उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है जनरली माइंस में पहाड़ों को तोड़ने के लिए, या किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है उसको अब वहां पे डिस्ट्रॉय करके नई बिल्डिंग बनाए, तो वहां पे डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया है जो 2 टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें ड्रग्स और दूसरा टॉपिक था एक्सप्लोजिव, ये किया है हमने डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम अभी डिस्कस करना जो बाकी है, उसमें हम जो है ग्लास के बारे में, कांच के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया, कांच हो गया, मैच स्टिक हो गया, ठीक है ना, सीमेंट हो गया। तो जो टॉपिक डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में डिस्कस करें, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मिसलिनियस में जो क्वेश्चन हमारे कुछ उठा के बीच बीच से पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनका केमिकल नेम, उनका कॉमन नेम और उनका यूज डायरेक्ट इस्तेमाल, हम उसको एक पूरा चार्ट बना के डिस्कस करेंगे। तो हम ये सब सारी चीजें आपको कराएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो एनडीए का नेक्स्ट हमारा टारगेट जो आपका है, वो अगला पेपर जो अप्रैल में होने वाला उसका टारगेट है। तो जितना अच्छा हम करते रहेंगे आप रिवाइज, आपको उतना ही कंफर्टेबल है। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके जो 50 क्वेश्चन साइंस में जो आते हैं, आपको मेरा टारगेट यही है कि आप 50 क्वेश्चन में 40+ क्वेश्चन वहां पर सही करके आए। ठीक है, तो देखते रहिए क्लास को, हर वीडियो को अच्छे से। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि हम PYQ जब डिस्कस करें तो आपको मजा आए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।